अचानक ही मुझे चक्कर आना शुरू हो गए और सारी सूरत हाल समझे बगैर मैं वहीं पर बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा था। फिर सुबह ही मेरी आंख खुली थी। मेरा शौहर बड़े हमदर्दाना अंदाज में मुझे देख रहा था। फिर वो कहने लगा, देखो मैंने तुम्हारे बेहोश होने वाली बात किसी से भी नहीं कही है, वरना लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। वैसे भी तुम नहीं जानती कि हमारे खानदान वाले बहुत जाहिल किस्म के लोग हैं। वो इसी चक्कर में रहते हैं कि कोई ऐसी बात उनके हाथ लगे जिस पर वो खुलकर अपनी नफरत का इजहार कर सके। इसलिए तुम्हें भी ये बात दबाकर रखनी होगी। मैं बिल्कुल खामोशी सर झुकाकर बैठी रही। मैं खुद अपनी कैफियत से अनजान थी। ना जाने मुझे क्या हो रहा था। हालांकि तस्वीर देखने के बाद मुझे अपने शौहर से बेहद मोहब्बत हो गई थी। न जाने मैंने उस रात के लिए क्या क्या ख्वाब सजा रखे थे। मेरी जेठानी और ननंद आकर मुझसे तरह तरह के सवालात कर रही थी, जिनका मैं कोई जवाब ना दे सकी। बस खामोशी से अपनी हथेलियों को देखती रही। फिर 2-4 दिन यूं ही गुजर गए, लेकिन ना जाने मुझे क्या हो गया था। मेरा दिल हर वक्त उदास रहता। कोई ज़रा सा कुछ भी बोलता तो मैं पूरा दिन कमरे से बाहर ही ना निकलती। एक दिन शौहर नौकरी से आए तो उसके हाथ में एक सुर्ख फूलों का गुलदस्ता था। उसे देखते ही मैं बेहद खुश हो गई। मेरे शौहर ने मेरे चेहरे पर खुशी देखी तो वो कहने लगा, अगर तुम्हें गुलाब इतने पसंद हैं तो मैं रोज़ाना तुम्हारे लिए ले आया करूँगा। फिर जैसे ही रात को शौहर सोए तो अचानक मैं उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। मेरे चेहरे के तासुरात बिल्कुल बदल गए थे। मैं अपने आप को देखकर मुस्कुराने लगी। पीछे खड़ा एक अजीब साया मेरे साथ मुस्कुरा रहा था। मेरा वजूद बिल्कुल बदल गया था। एक एक करके सारे गुलाब मैंने अपने बालों में सजा दिए। उनकी खुशबू मेरे वजूद को महकाने लगी थी। तभी मैं लंबे बाल खोलकर बाहर चली आई। बाहर ठंडी ठंडी हवा में मैं अपने आप को फिजा में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। जब ये धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती मैं ऊपर चली गई। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन बस मैं अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल आज़ाद हो गई थी। अपने आसपास किसी की मौजूदगी शिद्दत से महसूस होने लगी थी। तभी कोई पीछे आकर खड़ा हुआ और एक एक करके मेरे बालों से वो गुलाब उतारने लगा। अचानक ही मेरे जिस्म को झटका लगा था। मैं पागलों की तरह चारों तरफ देखने लगी। छत पर काला अंधेरा छाया हुआ था। मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे कुछ याद भी न रहा था, लेकिन ज़मीन पर पड़े हुए सुर्ख गुलाबों की महक मेरे आसपास पूरी शिद्दत से मुझे महसूस हो रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और मैंने वो सारे गुलाब हाथों में लेकर मसल डाले। तभी कोई बुरी तरह चीखा था। मैं पलटी तो हैरान रह गई। वो मेरी ननंद थी जो मुझे इस हालत में देखकर चीख रही थी। वो उल्टे पांव सीढ़ियों से नीचे की जानिब भाग गई और यूं पूरा घर जमा हो गया। लंबे लंबे बाल खुले में सहन के बीचों बीच खड़ी थी। मेरी सास गुस्से से मुझे देख रही थी। कहने लगी, लड़की तुम ये क्या कर रही हो? नई नवेली दुल्हन होकर बाल खोले छत पर क्या लेने गई थी? मेरा शौहर भी नींद से आंखें मसलता हुआ बाहर आया था। मैं उन सबके चेहरे देखकर बुरी तरह सहम गई थी। मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं छत पर कैसे पहुंची थी, लेकिन ननंद सबके सामने कहने लगी, थोड़ी सी देर पहले मैं पानी पीने उठी तो मैंने भाभी को बाल खोले और बालों में सुर्ख गुलाब लगाए सीढ़ियों की तरफ जाते हुए देखा। हालांकि भाई तो उनके साथ थे ही नहीं। मैं इस बात पर ही हैरान होकर उनका पीछा करती छत पर गई तो उनकी हरकतें देखकर हैरान रह गई। उन्होंने पहले गुलाब के फूल निकाले और फिर उन्हें बुरी तरह मसल कर जमीन पर फेंक दिया। उनकी आंखें भी बेहद सुर्ख हो रही थी। मैं किसी मुजरिम की तरह सर झुकाकर सहन के बीचों बीच खड़ी थी। तमाम लोग हैरत से मुझे देख रहे थे। तभी मेरा शौहर आगे बढ़ा और उनसे कहने लगा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? उसकी शादी को अभी 2 दिन हुए हैं और उसे मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा कर दिया आप लोगों ने। ये मेरी बीवी है और इसे तहफ़्फ़ुज़ देना मेरा फ़र्ज़ है। मैं इस तरह से आप लोगों के हवाले इसे नहीं कर सकता। अम्मी जान आप भी तो सोचें, 2 दिन हुए अभी उसे आए यहाँ पर और आप लोग उसे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, इस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो मुजरिम है। उसने किया ही क्या है? आप बताएं मुझे, उसका जुर्म क्या है? उसके बाद मेरा शौहर मुझसे कहने लगा, आओ तुम अंदर आओ मुस्कान। उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे अंदर कमरे में ले गए। मैं अंदर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर कांपती हुई आवाज़ में अपने शौहर से कहने लगी, मुझे हरगिज़ समझ नहीं आया था कि मैं ऊपर छत पर कैसे पहुंची। तो वो कहने लगे, मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती।
खैर तुम अभी सो जाओ, हो सकता है कि तुम्हें नींद में चलने की आदत हो। अब मैं बिस्तर पे तो लेट गई थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि ऐसी कोई आदत मेरे अंदर मौजूद ही न थी नींद में चलने वलने की। फिर तो जैसे हर दूसरे दिन ये होने लगा। मैं अक्सर बाल खोलकर और सुर्ख गुलाब बालों में लगाए सहन में चली जाती तो किसी न किसी की नज़र मुझ पर पड़ जाया करती थी। लोग मुझे देखकर चीखे मारते। मैं अब बुरी तरह घबरा गई। अब मैं ज़्यादातर कमरे में ही रहने लगी थी। बाहर जाने की मुझे अब हिम्मत न थी, क्योंकि सास, ननंद और जेठानी तंजिया अंदाज में सारा दिन आपस में गुफ्तगू करते हुए कहते थे कि ये लड़की ठीक नहीं लगती, न जाने इस बीमार को हम क्यों इस घर में ले आए। ऐसा लगता है कि ये सब हम सबको भी बीमार कर देगा। या तो ये जहनी मरीज है या फिर पागल बनकर यहाँ पर नाटक कर रही है। मैं कमरे में बैठकर रोती रहती। मुझे खुद अपनी हालत समझ नहीं आई थी। एक मेरा शौहर ही था जो मुझे तसल्ली देते हुए कहता कि हो सकता है कि शायद शादी की टेंशन तुमने अपने दिमाग पे ले ली हो, जब ही तुम रात को उठकर कमरे से बाहर चली जाती हो। लेकिन देखो, अब तुम्हें एहतियात करनी होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे घर वालों को जो रवैया है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। ये किसी भी नए इंसान को, नए फर्द को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, घर में जल्दी से कबूल नहीं करते। फिर एक दिन शौहर को काम से बहुत देर हो गई। मैं अकेली कमरे में लेटी हुई थी। मुझे डर भी लग रहा था। तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। इस अंधेरे में मैंने एक साये को कमरे में चलते हुए देखा। फिर कोई मेरे पास आकर बैठा था। अचानक ही किसी ने मेरा हाथ थामा। मैं बुरी तरह चीखने लगी। पूरा घर मेरे पास जमा हो गया था। सास तरह तरह के सवालात करते हुए कहने लगी, सच सच बताओ लड़की, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? क्यों हमें इस मोहल्ले में बदनाम करना चाहती हो? यूं चीखे मार मार कर ऐसे लगता है कि तुम हमें डराने की कोशिश कर रही हो। तभी मैं रोती हुई कहने लगी, अम्मी मुझे अंधेरे में डर लग रहा था। फिर ननंद कहने लगी, भाभी हम भी तो बराबर वाले कमरे में ही रहते हैं, उसमें ही बैठे हुए थे। आप क्या कहना चाहती हैं कि हमारे घर में असरात हैं? तभी मैंने गर्दन नफ़ी में हिलाई थी। लेकिन उस रात मेरी सास ने मेरे शौहर को खूब बातें सुनाई और कहने लगी, उसे इसकी माँ के घर छोड़ आओ। मैं हरगिज़ उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये लड़की बड़ी अजीब है। जब से आई है हमारी नाक में दम करके रखा है। इसने बहुत परेशान कर दिया है। लेकिन मेरे शौहर ने उन्हें खामोश करवाते हुए कहा कि जो बात भी होगी वो सामने आ जाएगी। ये मेरी बीवी है, अब इसका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। वो निहायत ही अच्छा इंसान था, लेकिन शायद मैं उसके काबिल ही नहीं थी। मेरे ससुराल का घर बहुत बड़ा था। उसमें बातरतीब 4 कमरे बने हुए थे, जबकि एक कमरे को गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बड़ा सा किचन और बहुत बड़ा सहन, जिसके बीचों बीच एक दरख्त भी मौजूद था जो बड़ा ही पुरअसरार लगा करता था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।